Okay, so today is your second lecture, BSc second year, structural geology. I hope you are good at your home. Let's get started with our new topic, which is about the what is an outcrop and what would be the effect of deep and slope on outcrop. And we also study the top and bottom of bags, study of top and bottoms of bags. Okay, so these three topics we will cover today. So be attentive, you will learn a lot. And yes, these are the generalized topics in the structural geology. This also, say, these are the interlinked between the sedimentary, igneous and meta, because there are different rock types which are available in beddings, and they show, and we should study the top and bottom based on their characteristics. अरे हिंदी में बात करते हैं, सभी को समझ में आना चाहिए. तो देखिए, जैसे इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, तो सबसे ज्यादा बेडिंग्स जो पाई जाती है वो तो सेडिमेंट्री रॉक में पाई जाती है, बट ऑल्सो मेटामॉर्फिक में भी बेडिंग्स होती है और इग्नियस में भी. इग्नियस मोस्टली मैसिव फॉर्म में होता है, बट देयर आर सम बेड्स अवेलेबल एक्सेप्शनली. तो अभी देखो, अपने को मेन तो पहले पता करना है कि आउटक्रॉप क्या होता है ना. आउटक्रॉप मतलब होता है, आउटक्रॉप है, देखो अभी मैं फोटोज भी दिखाऊंगा आउटक्रॉप का, पहले तो यही समझ लो. ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे मेन फ्रंट में, दीज आर कॉल्ड द आउटक्रॉप्स. मेन आउटक्रॉप्स मींस द रॉक फॉर्मेशन दैट इज दोज आर क्रॉप्स आउट. ओके, क्रॉप्स आउट, ये बाहर आके कट गई है ना, ये क्रॉप्स आउट, दैट इज कॉल्ड आउटक्रॉप, है ना. मतलब इसका देखो लिटरल मीनिंग ये है कि आउटक्रॉप जो है, जिसे हम विजिबली देख सकते हैं, एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ एनी रॉक फॉर्मेशन, है ना, एनी जियोलॉजिक फॉर्मेशन. जियोलॉजिक फॉर्मेशन मींस कोई रॉक बॉडी हो सकती है, कोई मिनरल बॉडी हो सकती है, जो अर्थ की सरफेस पर एक्सपोज्ड है, विजिबल है, हम देख सकते हैं उसको, फोटो खींच सकते हैं, सूंघ सकते हैं उसको, हैमर कर सकते हैं उसको, उस पर चढ़ सकते हैं उसको, यदि वो लीक करने लगे लीक कर सकते हैं, चीव कर सकते हैं उसको, सैंपलिंग करके घर ला सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे देखो, आउटक्रॉप्स आर डिफाइंड एज विजिबल एक्सपोजर्स ऑफ बेडरॉक और अदर जियोलॉजिक फॉर्मेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, एंड आउटक्रॉप इज द एक्सपोज्ड रॉक, सो नेम्ड बिकॉज द एक्सपोज्ड रॉक क्रॉप्स आउट. ओके, व्हाट आई अर्लियर टोल्ड यू, व्हाई वी कॉल इट इज आउटक्रॉप, बिकॉज इट बीइंग क्रॉप्स आउट. ओके, तो आउटक्रॉप प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर फील्ड जियोलॉजिस्ट टू सैंपल द लोकल जियोलॉजी. ओके, ये हम लोगों को, मतलब लोकल जो जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं, आप भी हो, मैं भी हूं, और भी जितने जो लोकल जियोलॉजिस्ट हैं, है ना, मतलब समझ रहे हो ना. लोकल जियोलॉजिस्ट मतलब जो एट प्रेजेंट टाइम उस फील्ड पे काम कर रहे हैं वो, है ना. तो वो उन लोकल जियोलॉजी को जाके फोटो खींच सकते हैं उसका उस पे चढ़ सकते हैं, उसको उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसको सैंपल करके घर ला सकते हैं हैमर के थ्रू तोड़ के, है ना. तो इस तरीके से आउटक्रॉप का उपयोग होता है. साथ ही में वहां से हम डेटा कलेक्शन भी कर सकते हैं, जो कल मैंने आपको सिखाया था, स्ट्राइक कैसे मेजर करना है, डीप मेजर कैसे करना है, और ट्रेंड मेजर कैसे करना है, प्लंज कैसे मेजर करना है, वो सारी चीज मैंने बताई थी. वो सारा कुछ जो है हमें आउटक्रॉप में मिलता है. ठीक है, तो यहां तक तो आप सभी को क्लियर होगा कि आउटक्रॉप क्या है. ठीक है, अभी अपन चलते हैं आगे. ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डीप एंड स्लोप ऑन आउटक्रॉप्स. तो इसको एक बार बहुत अच्छे से सोचो दिमाग में, कि अपने दिमाग में सोचो कि यार कोई रॉक बॉडी या कोई जियोलॉजिक फॉर्मेशन जो है एक्सपोज्ड है, हम क्या क्या देख सकते हैं, और यदि उसमें स्लोप जो है ज्यादा या कम है, तो हम उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा उस एक्सपोजर पे, है ना. तो देखो, सबसे पहली बात है कि एंगल ऑफ स्लोप वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी रॉक फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी पे, है ना, एंगल ऑफ स्लोप. सेकंड थिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मींस उसका एक तो कंपोजिशन क्या है, क्या उसमें बेडिंग प्लेन है ना. कंपोजिशन एंड बेडिंग प्लेन ऑफ एनी रॉक, वो उसकी स्ट्रेंथ बताता है ना. यदि बेडिंग प्लेन्स है तो वो कुछ दिनों बाद में या कुछ टाइम के बाद में वो वीक हो जाते हैं बेडिंग प्लेन्स. तो उन बेडिंग प्लेन्स पे देन यदि एक प्लेन दूसरे प्लेन के ऊपर है तो स्लिप करने लगेगा एक दूसरे के ऊपर में,
है ना। जैसे मान लो अभी यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, है ना, जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हो, हाँ, जैसे अभी देख रहे हो कि ये एक बेडिंग प्लेन है ना, ये बेडिंग प्लेन है। अब क्या होगा, और देखो ये भी एक बेडिंग प्लेन है ना, इन दोनों का, अब देखो ये जो बेडिंग प्लेन है इसका स्लोप क्या है, ये एक्सपोजर के सिमिलर है। अब क्या होगा, जब कभी वेदरिंग होगी, है ना, वेदरिंग होगी तो क्या होगा कि वेदरिंग होकर के पानी यहां से सिप करेगा नीचे, सिप करेगा ना, पानी यहां से लीकेज करेगा नीचे, लीकेज करेगा, इस प्लेन में जाएगा, है ना, इस प्लेन में जाकर के क्या करेगा, इसको स्लिप होने के लिए फेवरेबल कंडीशन देगा, स्लिप होने के लिए पर्याप्त कारण देगा कि आप स्लिप हो जाओ, है। तो ये क्या स्टेबल है? नहीं है, है ना। यहां पर देखो सिर्फ वाटर ही नहीं, वाटर के साथ में जो ऊपर जो वेजिटेशन है और सॉइल पार्टिकल्स है, क्ले पार्टिकल्स है, क्ले मतलब एक पार्टिकल साइज होता है सेडिमेंट्स में, है ना, तो क्ले पार्टिकल साइज है, वो सेडिमेंट्स भी जो है इस सरफेस पे जाते हैं और इसे चिकना बनाते हैं, इसे स्लिपरी बनाते हैं, है ना। ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है ये वाली, इसको स्लिपरी बनाते हैं, है ना। तो देखो अब ये जब स्लीपर हो जाएगा तो क्या ये यदि स्लिप हो जाएगा तो क्या ये स्टेबल है? ये स्टेबल नहीं है, ये मूव हो जाएगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये अनस्टेबल या लीस्ट स्टेबल कह दो। मोस्ट स्टेबल में यह है कि एक्सपोजर के 90 डिग्री में यदि बेडिंग प्लेन्स है, जैसे यहाँ पे देके रखा हुआ ये, है ना, यहाँ पे देके रखा हुआ है, तो अभी यहाँ पे स्लिपरेज होने का दिक्कत नहीं है ना, बिकॉज ये बेडिंग प्लेन्स जो है एक इनका ग्रेविटी किसी और सेंटर पर काम कर रहा है, इनका इधर वैली वाले पोर्शन में काम कर रहा है ना। तो ये मोस्ट स्टेबल है, ये जिनके की बेडिंग प्लेन्स जो है एक्सपोजर से 90 डिग्री पर है, और इनके बीच में मॉडरेटली स्टेबल है यदि स्लोप जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि आउटक्रॉप में स्लोप का क्या इफेक्ट पड़ता है ना, और स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल वो तो डिपेंड करती ही है, करती, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे क्या है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने मास वेस्टिंग, लैंडस्लाइड एंड मोर लिखा हुआ है ना, तो मास वेस्टिंग के अंतर्गत बहुत सारे टाइप के मतलब जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा हूं कि ये वाला पोर्शन कि ये स्लाइड हो जाएगा, है ना, इसे मास वेस्टिंग कहते हैं। अब मान लो इसमें सेडिमेंट्स कम है, पानी ज्यादा है, तो उसका नाम अलग हो जाएगा, उसका नाम लैंडस्लाइड नहीं होगा, कुछ मड स्लाइड वगैरह कुछ होगा। इसी तरीके से सेडिमेंट्स और वाटर, है ना, कंपोनेंट ऑफ सेडिमेंट्स, कंपोनेंट ऑफ दैट मास वेस्टिंग मटेरियल एंड द वाटर, है ना, ये दोनों मिला के हमको बताते हैं कि वहां लैंडस्लाइड है कि मड स्लाइड है, या देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मास वेस्टिंग, है ना। तो हम अभी ज्यादा आपको डीप में नहीं पढ़ाते हुए, चूंकि आप अभी बीएससी लेवल में ही है, तो यहाँ पर बेसिक समझिए कि मास वेस्टिंग का मतलब है कि यहाँ से काफी अमाउंट में मटेरियल निकला और ये जो है अनस्टेबल होने के कारण, ये सरफेस में ये जो बेडिंग प्लेन है इसमें अनस्टेबल होने के कारण ये फिसल के नीचे आ गया, है ना। जैसे जैसे उत्तराखंड वाले एरिया में काफी लैंडस्लाइड्स होती है ना, तो ये उसी का एग्जांपल है। तो इसके साथ में ही यहाँ पे और भी 2-3 चीजें ऐड कर सकते हैं अपन, जैसे इरोजन, है ना। अब यहाँ तो हमने स्मॉल स्केल की बात की, है ना। अभी हम यदि लार्ज स्केल पे जाए, जैसे हिमालय वगैरह, वहां क्या होता है, यदि इरोजन होता है हिमालय के ऊपर, तो टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होकर के वो इक्वल हो जाता है ना। ये एक और रीजन है कि इरोजन हो रहा है लेकिन अपलिफ्टमेंट हो जाता है, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट के कारण वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये लार्ज स्केल पे है, हमें अभी स्मॉल स्केल पे हमने ये देखा। तो मास वेस्टिंग में इतने सारे जो है बहुत सारे टाइप्स होते हैं अलग अलग, हमें उसमें डीप में नहीं जाना है। हमारा जो अभी मेन कंसंट्रेशन है इफेक्ट ऑफ डीप एंड स्लोप ऑन आउटक्रॉप्स, है ना। तो डीप एंड स्लोप ऑन आउटक्रॉप्स तो समझ में आ गया होगा कि एक तो वेदरिंग जो है होती है, वो यदि हम कहें कि हाई स्लोप में ज्यादा होगी या लो स्लोप में ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली लो स्लोप में, चूंकि वाटर कांटेक्ट जो है ज्यादा समय तक के लिए रहेगा, है ना, लो स्लोप में, इस स्लोप में, लो स्लोप में काफी कम समय तक काफी ज्यादा समय तक वाटर कांटेक्ट रहेगा, तो वहां पे हाइड्रोलिक वेदरिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज ज्यादा होगी। बट वहीं पे यदि ज्यादा स्लोप है तो वाटर विल, इरोजन विल इंक्रीज डेफिनेटली, बट वेदरिंग विल बी लेस, ओके।
देयर आर डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर होगा, नहीं हुआ तो एक बार फिर से समझ लो। इफेक्ट ऑफ डीप एंड स्लोप ऑन आउटक्रॉप्स, है ना, तो क्या इफेक्ट होगा। पहली बात तो स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी की बात आ जा रही है यहाँ पे, ये समझ लो। और वो क्यों आ रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एंड बेडिंग ऑफ द मटेरियल वो डिसाइड करते हैं, है ना। कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल, सॉरी यहाँ पे ये लाइन को काटना, ये पहली वाली लाइन को भूलना। कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल, जैसे ग्रेनाइट हो गया और सिस्ट हो गया, तो दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग रहेगी कंपोजिशन वाइज, बिकॉज ग्रेनाइट इज मैसिव एंड वो ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा। लेकिन वहीं पर सिस्ट की बात करें तो उसमें सीट सिलिकेट्स होंगे, जो कि इन बिटवीन द सीट्स द बॉन्ड्स आर वेरी वीक। ठीक है, और मतलब बॉन्ड जो है वो वीक रहेंगे सीट सिलिकेट मिनरल्स में, और जिसके कारण जो सिस्ट है वो वीक होगा। वहीं पे यदि हम मेसिव ग्रेनाइट की बात करें तो वो स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज बेडिंग। ओके, बेडिंग मीन्स दिस वन। सो you must have understood up to now that what I want to deliver to you. Let's get move further. Okay, here see here one, this one is the outcrop, this is gentle sloping outcrop, this is moderately sloping outcrop, and this one is the steeply sloping outcrop, in which जिसमें कि सबसे ऊपर आउटक्रॉप के ऊपर में एक वेदर्ड मटेरियल रखा हुआ है। ठीक है, ये अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है नीचे लाने के लिए, है ना, सेंटर की तरफ आने के लिए, उसको अपने सेंटर की तरफ इधर आने के लिए। बट इसमें सियर फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है ना। सियर फोर्स क्या इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, और सियर स्ट्रेंथ ये है इस डायरेक्शन में सियर स्ट्रेंथ, है ना, और नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझिए, ये जो ऊपर मटेरियल रखा हुआ है इसके सेंटर से, यहाँ पे गलत दिया हुआ है फिगर में, तो यहाँ इससे सेंटर से, उसके सेंटर ऑफ मास से अर्थ के सेंटर की तरफ में ये अट्रैक्ट होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ओके, एंड सियर फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस एंड नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दिस एक्सपोज्ड सरफेस, है ना। ये जो एक्सपोज्ड सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, ये एक्सपोज्ड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट होता है। तो यहां तक के सब कुछ क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे सियर स्ट्रेंथ जो है, यहाँ पे सियर स्ट्रेंथ ज्यादा लग रही है ना, नॉर्मल फोर्स कम लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स का मतलब है कि इसको नीचे लेके आना है, सियर स्ट्रेंथ का मतलब है कि इसको ये जो सियर फोर्स है इसको ओवरकम करने का है, मतलब सियर स्ट्रेंथ को ओवरकम करने का है काम। पहला बात तो देखो, ये जो ऊपर बॉडी है इसको दो चीजों से, एक तो ये जो सरफेस है ये एक्सपोज सरफेस, इसको एक तो इससे कम अप होना है, मतलब इसको एक तो इसके अगेंस्ट में जाने का है ना। तो ये एक तो ये चीज हो गई, मतलब जो सियर स्ट्रेंथ जो है इसको ओवरकम करने का, इससे आगे निकलने का है। ठीक है, इस ब्लॉक को। दूसरा चीज है, एक ये है कि इस मटेरियल का नीचे वाले, क्योंकि ये दोनों तो एक ही मटेरियल है, तो इनके साथ में क्या मतलब एसोसिएशन है ना, क्या ये कंप्लीटली डिटैच हो चुका है ऊपर से लेके नीचे तक के, तभी तो नीचे जा पाएगा, है ना। तो ये दो तरीके की चीज है, एक तो सियर स्ट्रेंथ को पार करना होगा ऊपर वाले ब्लॉक को, दूसरा एक तो कंपोजिशनली वाइज डिटैच होना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे से स्ट्रक्चरल वाइज डिटैच होना पड़ेगा कि बीच में कांटेक्ट, मतलब ज्वाइंट न रहे, ज्वाइनिंग न रहे दोनों मटेरियल की, नहीं तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो दिस टू फोर्सेस लीड्स टू get down the material at the bottom of the any exposure। ठीक है, अभी देखो अब अपन आगे चले, है ना। यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा कि मटेरियल जो है यहाँ से नीचे आता है, डिपॉजिट होता है, तो एलुवियल फैंस टाइप के डिपॉजिट होते हैं, टालूस डिपॉजिट होता है, एक्चुअली टालूस, है ना, इसको टालूस डिपॉजिट कहते हैं, TALUS डिपॉजिट, टालूस डिपॉजिट। ओके, तो अभी चलो आगे चले। हाँ, अभी देखो हमने दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, व्हाट इज एन आउटक्रॉप एंड सेकंड थिंग
effect of slope and deep and slope on outcrops. Now we are, see, I already told you, or I didn't, I think. These are the generalized topics in our subject geology. This, what is an outcrop, and there are number of answers for this, like study of top and bottom of bed. There are number of answers. Okay, these are just an example. Okay, here मतलब आप लोग इसके और भी बहुत सारे तरीकों से टॉप एंड बॉटम ऑफ बेड्स बता सकते हैं, है ना। जैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ सिर्फ ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो भी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स मतलब एट द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक, है ना, चाहे वो इग्नियस हो, मेटा हो या सेडी हो, जब भी वो बनते हैं तो कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स मतलब बनते टाइम, जब वो फॉर्म होते रहते हैं, बनते टाइम के जो स्ट्रक्चर्स उनमें प्रिजर्व होते हैं, उनके बेसिस पर हम टॉप या बॉटम किसी भी बेड का बता सकते हैं, है ना। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन है ना, तो इसमें देखो ये जो कॉन्वेक्स पोर्शन है ये, है ना, ये जो एक मिनट बता रहा हूँ, है ना, ये जो कॉन्वेक्स पोर्शन है ये, है ना, ये कॉन्वेक्स पोर्शन है। इस तरीके से देखो सभी में कॉन्वेक्स पोर्शन है, तो ये यंगिंग डायरेक्शन है, यहाँ पर दिया भी हुआ, देखो ये यंगिंग डायरेक्शन है ना। तो इसमें टेबुलर क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन ये है और थ्रू क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन ये है। तो इनके बेसिस पे ये स्ट्रक्चर है सेडिमेंट्री रॉक्स के, है ना। ऐसे ही इग्नियस में भी अलग तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, उनके बेसिस पर भी हम टॉप एंड बॉटम बता सकते हैं। ग्रेडेड बेडिंग, है ना, नॉर्मल ग्रेडेड बेडिंग, एक होता है रिवर्स ग्रेडेड बेडिंग। तो वो जो इनका जो डिपोजिशनल पैटर्न होता है उसके आधार पर भी हम इनका बता सकते हैं कि कौन सा यंग है कौन सा ओल्ड है। ये यंगिंग डायरेक्शन दिखा रहे हैं, देखो, है ना। अभी देखो स्कॉर स्ट्रक्चर, है ना, जैसे क्या है कि एक ये देखो नीचे वाला जो है ये मड स्टोन है ना, मड स्टोन बोल दो या कोई भी दूसरा, मतलब सॉफ्ट सेडिमेंट है ना। मड स्टोन है, मड स्टोन का मतलब है कि मड, है ना, कीचड़, मतलब देखो मैं अभी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। क्या है कि अभी आप लोगों को पता नहीं मड एक्चुअली है क्या, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सेडिमेंट्री पोर्शन में जिसका मतलब सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी में जिन सेडिमेंट का साइज क्ले पार्टिकल लगभग 1/256 mm का जो साइज होता है, तो वो साइज के जो पार्टिकल्स, क्ले साइज पार्टिकल्स जो यहाँ जमा होते हैं, है ना, उसमें मान लो कोई लार्ज साइज सेडिमेंट आके यहाँ पे स्कोर करके चले गया और उस स्कोर की जगह में जो है सैंड साइज के सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो हमें ये पता रहता है कि ये स्कोर स्ट्रक्चर्स है ना। तो सैंडस्टोन बेड, स्कोर सरफेस एट बेस ऑफ द सैंडस्टोन बेड ओवरलाइंग मड रॉक्स, कोर्स ग्रेन लैग डिपॉजिट में ऑकर इन दिस स्कोर। ओके, तो इस तरीके से जो डिपॉजिट होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि ये कौन से तरीके के, ठीक है, मतलब यंगिंग डायरेक्शन जाना है कि ओल्डर डायरेक्शन जाना है, ये हमें इंडिकेट करते हैं। देन लोड कास्ट, है ना, दिस आर द लोड स्ट्रक्चर, सैंडस्टोन ओवरलाइंग मड रॉक्स, लोड कास्ट, है ना। सैंडस्टोन है वो मड के ऊपर में मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाते हैं, मतलब नीचे मड स्टोन है ऊपर सैंड है, तो क्या सैंड, देखो मड क्या होता है, लाइट होता है ना, और सॉफ्ट सेडिमेंट होता है, और जो सैंड होती है ये रिलेटिवली हार्ड होती है, मतलब रिलेटिवली डेंस होती है, बिकॉज देयर वेट इज हायर देन दी मड। ओके, तो वो स्क्वीज करती है उससे नीचे वाली रॉक को, चूंकि नीचे मड स्टोन है ऊपर सैंड स्टोन है, तो नीचे वाली रॉक को वो स्क्वीज करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाते हैं, देखो ऊपर सैंड है नीचे मड है ना, तो स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो हमें तब भी पता चल जाता है यंग है करके। फिर दूसरा होता है अपवर्ड इंजेक्शन ऑफ मड इनटू दी सैंडस्टोन, मतलब सैंडस्टोन डिपॉजिट हुआ है और नीचे मड है, तो नीचे का मड फ्लेम स्ट्रक्चर बना देता है। देखो फ्लेम जैसे दिख रहा है ना, ये देखो फ्लेम जैसे दिख रहा है ना, ये फ्लेम जैसा, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो इन सब चीजों को अपने को देखना है, तो इनके बेसिस पे हम किसी भी रॉक का, मतलब सेडिमेंट्री का मैंने अभी एग्जांपल दिया, ऐसे ही इग्नियस में भी अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनके सेपरेट स्ट्रक्चर्स हैं, वैसे ही मेटामॉर्फिक में अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। देन मड क्रैक्स, तो मड क्रैक्स का देखो सीधा सा फंडा है। मड क्रैक्स का जैसे आप लोगों ने कीचड़ में कभी जब बारिश हुई और अचानक से कीचड़ होता है और फिर जब धूप आती है तो वो कीचड़ में क्रैक्स पड़ती है ना, तो आप देखे होंगे कीचड़ में क्रैक्स वगैरह, तो हर किसी ने देखा होगा। तो देखो उसमें क्या, क्रैक्स में क्या होता है कि क्रैक्स ऊपर से वाइड होती है ना,
अभी देखो मैं बना के दिखाता हूँ। ऊपर से वाइड होती है, नीचे से नैरो होती है क्रैक्स, है ना, वी शेप में होती है, ठीक है। और ये पॉलीगॉन बनाती है, मतलब एक तरीके से देखो ये तो हम क्रॉस सेक्शन ऑफ मड क्रैक्स देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वी शेप रहता है इस तरीके से, मतलब सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई थिंक सभी को क्लियर होगा, है ना, ये इस तरीके से। उसके बाद में दूसरी चीज है, ये तो मड क्रैक हुआ। मड क्रैक ऐसे इस तरीके से मतलब हेक्सागोनल पैटर्न में बनते हैं ऐसे, है ना, ऐसे। फिर अगला जो मड क्रैक रहेगा वो इस तरीके से बनेगा, है ना। अगला जो मड क्रैक इसी तरीके से बनते हैं ना, देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे ही होंगे यार सबने, सब लोग तो बालाघाट में रहते हैं। तो ये देखो इस तरीके से मड क्रैक्स बनते हैं। और यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ओपनिंग बता रहा हूँ, ये ओपनिंग का शेप होता है, मतलब अभी हम इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हम मतलब वहां पे खड़े होकर टॉप व्यू से देख रहे हैं तो इस तरीके से दिखता है। बट क्रॉस सेक्शनल व्यू में यदि मैं यहाँ का क्रॉस सेक्शन बनाऊं, है ना, यहाँ का क्रॉस सेक्शन मतलब इसको वर्टिकली यदि हम देखें तो वहां पे इस तरीके का पैटर्न दिखेगा वी शेप का, है ना, कि ऊपर वाइड है नीचे नैरो है। सो ये हमें हेल्प करते हैं। देखो अब ये जैसे हुआ, अब इसके ऊपर में कोई, तो ये हमारे लिए इंडिकेशन हो जाता है कि जो जिसका भी डायरेक्शन यहाँ नीचे साइड में है ना, नैरो है, मीन्स वो बॉटम है किसी भी बेड में। अब इसके तरीके होते हैं, जैसे एक तो ये खुद प्रिजर्व हो जाए तब हम किसी भी बेड का टॉप एंड बॉटम बता सकते हैं, या तो इसके अलावा यदि इसके ऊपर कोई दूसरा रॉक फॉर्मेशन आके डिपॉजिट हो जाए तो उसमें क्या उसमें वी शेप के स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके ऊपर, है ना। तो कास्टिंग हो जाएगी उसकी, दूसरे फॉर्मेशंस की कास्टिंग वी शेप में हो जाएगी, मतलब हेक्सागोनल वी शेप में। तो यहां तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा कि क्या कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो कोई नहीं, अभी अगला चलते हैं, ठीक है। वैसे ही देखो रिपल मार्क्स मतलब क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में, है ना, सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है कि रिपल मार्क्स आते हैं। रिपल मार्क्स का मतलब है जैसे आप वेव्स, पानी के ऊपर में वेव्स देखेंगे ना, ऐसी 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 ऐसी, है ना, मतलब अभी बताते हैं, देखो जो है पानी के ऊपर में वेव्स रहती है ना, इस तरीके से कि ये इस तरीके से वेव्स रहती है। सिमिलर वेव्स जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में, है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स जब सॉफ्ट सेडिमेंट होते हैं, मतलब जब वो कंसोलिडेटेड नहीं होती मतलब कच्ची रॉक होती है ना, उस टाइम में भी रॉक के ऊपर में इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वेवी स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ये रॉक है, रॉक के ऊपर में वेवी स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसे ही रिपल मार्क्स कहते हैं। ये रिपल मार्क्स शो करते हैं कि ये अप है और ये बॉटम है। क्लियर है कि नहीं, ये बताओ जरा, सोचो एक बार अच्छे से, इसको समझो। सॉफ्ट सेडिमेंट, जबकि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, सेडिमेंट जाके डिपॉजिट होते हैं, और जब डिपॉजिट होते हैं तब तो वो सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि उनमें आप कुछ भी बनाओगे, जैसे आप नदी किनारे जाते हो तो वहां रेत होती है, तो वहां पे जब आप कुछ भी बनाओगे तो इजीली लिख जाता है। तो वैसे ही जब वो सॉफ्ट सेडिमेंट में जब वाटर की वेव्स, ये जो वेव्स है ये इनके ऊपर जाती है तो उसमें वेवी पैटर्न बन जाते हैं, और ये तब तक, और ये कंसोलिडेटेड मतलब जब वो रॉक पक्की हो जाती है तब तक वो बने रहते हैं, ठीक है। अभी रॉक पक्के होने के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती है। एक तो टेम्परेचर, प्रेशर के साथ में डाइजेनेसिस की पूरी प्रोसेस होती है कि सेडिमेंट्स का सीमेंटेशन होना चाहिए, है ना। डाइजेनेसिस केमिकल और फिजिकल दोनों एक्टिविटीज हो करके वो सॉफ्ट सेडिमेंट हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पे देखो ये चीजें हैं कि वेवी पैटर्न बन चुका है, इसके बेसिस पर हम टॉप एंड बॉटम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्या आई थिंक सभी को क्लियर होगा क्या है, ठीक है। मड क्रैक्स हो गए, रिपल मार्क्स हो गया, ट्रेस फॉसिल्स। अब देखो यदि सॉफ्ट सेडिमेंट है ना, जो अभी इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था, सॉफ्ट सेडिमेंट है, ये सॉफ्ट सेडिमेंट के ऊपर में कोई फॉसिल मतलब कोई एनिमल, उस टाइम जो लिविंग एनिमल है वो यदि मूव कर रहा है तो उससे क्या होता है, यदि वो मूव कर रहा है उससे ये हो रहा है कि उसके जो भी मूवमेंट के निशान है ना, वो सरफेस पे प्रिंट हो जाते हैं, एंड प्रिंट होने के बाद फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं, या कहना चाहिए प्रिजर्व्ड हो जाते हैं। तो हम उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो है रॉक्स, देखो जब अभी अब शायद पैलेंटोलॉजी तुम लोग नहीं पढ़े होंगे, तो इसमें देखो जैसे मान लो आज से कैम्ब्रियन टाइम में, है ना, पहले जो टाइम में ट्राइलोबाइट नाम के फॉसिल्स रहते थे, वो मूव करते थे सॉफ्ट सेडिमेंट के ऊपर में। उनके प्रिंट आज भी अवेलेबल है, वो खुद उनका जो फॉसिलाइज्ड फॉसिल है वो भी अवेलेबल है
है ना। तो उनके ट्रेसेस, फॉसिल्स, they show ourselves to what would be the top and bottom of the beds. Okay, now the unconformities, it also indicates not only the top and bottom of the beds but also show the events during the time gap. Okay, time gap in the history. Okay, the time of non-deposition, the period of non-deposition, that shows by unconformity, and through that we can also infer the top and bottom of the beds. So let's move further. यहां तक के समझ में आ गया होगा आपको कि टॉप एंड बॉटम कैसे पता करते हैं ना। तो देखो ये जनरलाइज्ड वे में है। अभी इसको यदि अपन डीप में और देखें, जैसे यहाँ पैलियो करंट फ्लूइड कास्ट बोला है, तो ये भी सिंपल वही चीजें जो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि कुछ ज्यादा अपन हाई फाई जा रहे हैं, ये ताकि आप लोग को एक फंडामेंटल पता चले कि हाँ इस तरीके से हम पता करते हैं। मेरा उद्देश्य ये है, क्योंकि इसके बहुत से आंसर हो सकते हैं। ठीक है, टॉप एंड बॉटम, आप खुद सोचो कि टॉप एंड बॉटम के लिए कितने सारे चीजें हो सकती हैं। ओके, तो अब देखो यदि आउटक्रॉप यदि कहीं पर है तो हम उससे क्या क्या इन्फर कर सकते हैं, है ना। हम उससे क्या क्या पता लगा सकते हैं, है ना। जैसे देखो यहाँ पे ये एक आउटक्रॉप एक्सपोज्ड है ना। तो अब देखो यहाँ पे वेजिटेशन भी है ना। वेजिटेशन है तो इसकी जड़ें जो है आउटक्रॉप में गई हुई है, ये इसको वीक कर रही है इसके प्लेन्स के अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पे देखो अभी प्लेन्स देखते हैं अपन, है ना। ये है ना, देखो यहाँ पे ये प्लेन्स है, ये देखो ये वाले जितने हैं प्लेन्स है, ये प्लेन्स है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये इतने सारे प्लेन्स हैं। यहाँ पे ये वेजिटेशन है, ये वेजिटेशन है, ये सब, है ना। ये वेजिटेशन जो है वाटर के साथ इन प्लेन्स में जाती है, इनको वीक करती है और अनस्टेबल करती है ना। इसके अलावा देखो ये प्लेन्स का हम डीप स्टैक ले सकते हैं। ये जो रॉक है इनका हम सैंपल ले सकते हैं, इनका फोटोग्राफ खींच सकते हैं। सैंपल लेके हम इसका लेबोरेटरी में जाके टेस्ट कर सकते हैं, या हैमर से इसको तोड़ सकते हैं। देखो हैमर भी रखा है स्केल के लिए, है ना। इसको हम तोड़ भी सकते हैं हैमर से, यदि ये सूंघने लायक रॉक है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए। मतलब रॉक सूंघ के कोई आइडेंटिफाई नहीं करते, बट बता रहा हूँ कि कुछ रॉक्स होती है जिनको जैसे आर्सेनिक हो गया तो उसकी जो स्मेल रहती है जिंजर टाइप या गार्लिक टाइप आती है, तो हम थोड़ा ये मतलब पता कर सकते हैं। मतलब ये डेफिनेटली लॉजिकल बात नहीं है कि हम सूंघ के कोई रॉक को आइडेंटिफाई करें, बट देयर आर वेज, अलग अलग वेज, है ना। साइंटिफिक वेज, ऑल आर द साइंटिफिक वेज। ठीक है, अब देखो हम देखो अब देखो यहां तक तो आप क्लियर होंगे। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यहाँ पे लिथोलॉजी पता कर सकते हैं, है ना। लिथोलॉजी पता कर सकते हैं, लिथोलॉजी पता कर सकते हैं। दूसरा, लिथोलॉजी कैसे पता करेंगे, यहाँ पे लाइव हम लोग जाके देख सकते हैं। पहली बात लिथोलॉजी सैंपल देख सकते हैं, छू सकते हैं इन सारे रॉक्स को, अलग अलग जगह जाके अलग अलग रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे एक आउटक्रॉप एक्सपोज्ड है, ऐसे ही सिमिलर आउटक्रॉप्स कहीं और भी एक्सपोज्ड होगा आसपास। तो इन सारे एक्सपोज्ड आउटक्रॉप्स के बेसिस पे हम उस एरिया का जियोलॉजिकल मैप बना सकते हैं। बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं कि हाँ इस यहाँ से यहाँ तक के हमें इस कंपोजिशन की रॉक मिल रही है ना। जैसे ग्रेनाइट का एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, क्वार्टजाइट का अलग एरिया हो गया। क्वार्टजाइट इज द मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो सैंपलिंग कर सकते हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ, सैंपलिंग भी कर सकते हैं ना। तो ये चलो सैंपलिंग मतलब यहाँ से हैमर के थ्रू मटेरियल तोड़ो, 3-4 जगह से लोकेशन नोट डाउन करो और सैंपलिंग करो। ठीक है, यहाँ तक का तो सभी को क्लियर होगा। अभी देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ओके, तो यहाँ पे अभी देखो इससे भाई जियोलॉजिकल टाइम स्केल कैसे पता करेंगे। देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब क्या है कि इवेंट्स, है ना, कि किस इवेंट में, मतलब अर्थ का जब से बर्थ हुआ है तब से लेके आज तक, तब से लेके आज तक जियोलॉजी मतलब अर्थ की स्टडी जो अपन कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं अर्थ जब से बनी है तब से लेके आज तक। तो इसका सिंबल क्या है, किससे हमको पता चलेगा। डेफिनेटली जो इन पर रॉक्स अवेलेबल है उनके बीच में जो एक डेफिनेट रिलेशन है कि इस एज की रॉक्स कोलाइड की हुई है, इस एज की रॉक्स में फलाने फॉर्मेशन मिलते हैं, इस एज की रॉक में फॉसिल मिलते हैं। तो
हम इन आउटक्रॉप्स से ये सारा डेटा निकाल सकते हैं और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में फिट भी कर सकते हैं, है ना। जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक्चुअली बना इसी के बेसिस पर है, जो उसमें जितने भी देख के रखा हुआ है ना, कैम्ब्रियन और ये जो भी, वो सब प्लेसेस के नाम है जहां पर वो आउटक्रॉप अवेलेबल है। यहां तक क्लियर है? नहीं है तो रिपीट करके देख लेना, अभी बार बार नहीं बोलूंगा रिपीट करके देखने के लिए, इट साउंड्स फनी। ओके, सो यहाँ पे देखो फिर स्ट्रक्चर जियोलॉजी ओरिएंटेशन फीचर्स, है ना। तो यहाँ पे इससे क्या मतलब समझ रहे हो? इससे ये समझो कि यहाँ पे देखो जो भी है, देखो यहाँ पे, है ना, स्ट्रक्चर जियोलॉजी ओरिएंटेशन फीचर, इसका मतलब है बेडिंग प्लेन्स, फोल्ड एक्सिस, फोलिएशन, ठीक है। जितने भी हमने कल भी स्ट्रक्चरल फीचर्स पढ़े थे, ओरिएंटेशन, है ना, स्ट्राइक, लाइन, स्ट्राइक, ये सारा कुछ जो भी था स्ट्रक्चर जियोलॉजी में आता है, तो उन सब का डेटा हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लाइन से, यहाँ से कितना डीप है, कितना स्ट्राइक है ना, कोई यदि यहाँ लिनिएशन मिलता है, फोलिएशन मिलता है कुछ, है ना, तो ये सारे प्लेन्स हैं, इनसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ये सारे डेटा, है ना। अब देखो देखने में तो पिक्चर कितना इजी दिख रहा है, लेकिन जब हम स्टडी करने जाते हैं तो इस पे ही बहुत सारी चीजें हैं, है ना। फिर डिपोजिशनल पैटर्न, है ना। डिपोजिशनल पैटर्न का मतलब है कि जब ये आउटक्रॉप, ये जो आउटक्रॉप है, जब ये बना होगा उस टाइम का जो भी कंडीशन रहा होगा, है ना, पहले करंट डायरेक्शन हो गई, या वहां पे ग्रेडिंग का मतलब है कि यहाँ सेडिमेंट साइज का क्या ग्रेड है, मीन्स लार्जर साइज है, स्मॉल साइज है, या लार्जर टू स्मॉल है, इस तरीके से ग्रेडिंग। फेसिस चेंजेस, है ना, तो ये फेसिस का मतलब तो अभी ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशनल इन्वायरमेंट, है ना। इन्वायरमेंट जो है, जैसे ये रॉक फॉर्मेशन का कलर यदि अलग है, इसका कलर अलग है, इसका इन्वायरमेंट अलग होगा, इसका अलग होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और एक फेवरेबल कंडीशन में ये फॉर्मेशन हुई होगी, उसके बाद ये फॉर्म हुआ होगा, समझ रहे हो। इस तरीके से फेसिस का मतलब है कि डेफिनेट इन्वायरमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में सिर्फ वो ही फॉर्मेशन अवेलेबल होगा, है ना। जैसे फेसिस मेटामॉर्फिक में भी रहती है, तो वहाँ टेम्परेचर, प्रेशर प्लेज द मेजर रोल। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा। चलो आगे चलते हैं इसी साइड पे, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, ठीक है। फिर पैलियोमैग्नेटिक ओरिएंटेशन, इसमें है कि यहाँ पर ये जो रॉक फॉर्मेशन है, इसका पैलियोमैग्नेटिक ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं। पैलियोमैग्नेटिक का मतलब, पैलियो का मतलब एंशिएंट, मैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेट, है ना। तो रॉक्स में मैग्नेटिज्म पाया जाता है, कुछ कुछ रॉक्स में, नॉट इन ऑल रॉक्स, सारे रॉक्स में नहीं पाया जाता है। ये जब भी अर्थ में वो रॉक फॉर्म हुई थी, उस टाइम में जो मैग्नेटिज्म अर्थ का रहा था, अर्थ का पर्टिकुलर मैग्नेटिज्म है नॉर्थ से साउथ, है ना, उस टाइम का मैग्नेटिज्म प्रिजर्व हो गया है रॉक्स में, उसी को हमें स्टडी करना है, ठीक है। उसी को पैलियोमैग्नेटिक स्टडी कहते हैं, और उस टाइम के स्टडी की ओरिएंटेशन की स्टडी करना हमें पैलियोमैग्नेटिक ओरिएंटेशन कहलाता है ना। तो अब देखो फॉसिल असेंबलेज, यदि फॉसिल असेंबलेज है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं, पैलियो एनवायरनमेंट यहाँ का पता कर सकते हैं, और इवोल्यूशन, इस जैसे जो रॉक है अभी बनी है, तो वो जब मतलब जो अभी हमें दिखाई दे रही है आउटक्रॉप में, क्या ये जब बनी थी तब से अभी तक ऐसी ही है, क्या कुछ इवॉल्व हुआ है, कुछ विकसित हुई है ये, है ना, कुछ इसमें मतलब अपडेटेशन हुआ है कुछ, ये हम पता कर सकते हैं ना। जैसे मान लो जब हम ग्रेनाइट की बात करें, है ना, जब वो बनी तो ग्रेनाइट है, लेकिन जब मेटामॉर्फिक होकर वो मेटामॉर्फिज्म होकर के वो कोई मैग्माटाइट या कोई दूसरी रॉक बनाती है, तो हम उसे कहते हैं, जैसे सैंडस्टोन की बात करें, है ना, सैंडस्टोन जब सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, जब मेटामॉर्फिक रॉक बनती है सैंडस्टोन से तो उसे क्वार्टजाइट कहते हैं। क्यों? बिकॉज जब वो बनी तब अलग थी, अभी अलग है। तो इसी तरीके से किसी भी रॉक में, है ना, ये नहीं कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन इग्नियस में ही रॉक्स का इवोल्यूशन होता है बेस्ड ऑन देयर कंडीशंस। ओके, तो ये इवोल्यूशन वी कैन आल्सो इन्फर थ्रू दी आउटक्रॉप। अब यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा यार, नहीं होगा तो ठीक है। अब क्या, हाँ, तो देखो अब ये जो बैट्स होते हैं इनके कुछ लॉज भी होते हैं कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है, द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टलिटी है, प्रिंसिपल लैटरल कंटिन्यूटी एंड प्रिंसिपल ऑफ फनल सक्सेशन, है ना। तो देखो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन मतलब कि ओल्डेस्ट रॉक बॉटम में रहेगी, यंगेस्ट रॉक टॉप में रहेगी, ठीक है, ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन हुआ। द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टलिटी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो देखो यहाँ पे जैसे बी जो रॉक फॉर्मेशन है और ए जो रॉक फॉर्मेशन है,
तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी, एक मिनट देखो यहाँ पे जो ये जो रॉक फॉर्मेशन है वो यहाँ पे भी है ना, बी जो यहाँ पे है वो बी यहाँ पे भी है, तो यही तो है ओरिजिनल हॉरिजॉन्टलिटी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के सेम ही रहेगी। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ लेटरल कंटिन्यूटी। ठीक है, लेटरल कंटिन्यूटी मतलब इसको समझ लो, है ना, लेटरल कंटिन्यूटी है ना। ये देखो इसमें एक चीज है कि आप इसको पहले वाले को भी बोल सकते हो ना, मतलब ये वेरी सिंपल सा है कि ओरिजिनल हॉरिजॉन्टलिटी में मतलब कि वो रॉक अपने बीच में कभी भी फोल्ड वगैरह हो सकती है, बट हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के पैरेलल, मतलब एक दूसरे के पैरेलल में ही चलेगी। ठीक है, ये ओरिजिनल हॉरिजॉन्टलिटी की बात आ जाती है। फिर प्रिंसिपल ऑफ लेटरल कंटिन्यूटी मतलब कि ये लेटरल कंटिन्यूटी यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी चल रही है। ठीक है, ये हुआ। फिर देखो द प्रिंसिपल ऑफ फनल सक्सेशन, जबकि यहाँ पे क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप देके रखा हुआ है, फनल सक्सेशन बात अलग होती है। क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप मतलब कि जो इंक्लूडेड रॉक, ये जो इंक्लूडेड रॉक है इट इज यंगर देन दी अर्लियर वंस। ओके, ये पहले डिपॉजिट हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो डी सबसे पहले आई, फिर सी आई, फिर बी आई, फिर ए आया। ठीक है, ए आने के बाद में फिर ये डाइक इंक्लूड कर गई, यंगेस्ट। यहां तक सभी को आए, सबसे यंगेस्ट जो है वो यहाँ पर डाइक है, या डाइक नहीं, यंगेस्ट में ए आएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पर सबको क्लियर होगा। अब आगे चले, देखो सच आउटक्रॉप्स आर प्रेजेंट, दिस इज एग्जांपल ऑफ ग्रेनाइट आउटक्रॉप्स इन प्लेसेस वेयर दी, जहां पर के देखो कितने सारे जॉइंट्स वगैरह देके रखे हुए हैं, है ना। ये देखो ये जो है ये जॉइंट्स है, ये सारे जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स है, जॉइंट्स है, इनकी स्टेबिलिटी कहाँ तक है, ये वो मैं बताया ना आपको, जो शियर फोर्स है ना, और शियर स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो स्टेबिलिटी है, इनका स्लोप मैटर करता है इनके एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, फिर देखो अगला चले, ये देखो यहाँ पे बैट्स दिखाए हुए हैं, सैंडस्टोन, मडस्टोन, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, है ना, ये स्केल। फिर ये हो गया फोल्ड पैटर्न, ये आउटक्रॉप है, ऐसे कहीं आपने देखे होंगे इधर रोड में किनारे पे, है ना। ये ग्रेनाइट का आउटक्रॉप है, बेसाल्ट का आउटक्रॉप है, सॉरी बेसाल्ट का आउटक्रॉप है, देखो किस तरीके से ज्वाइंटेड है ना। यहाँ पे देखो स्कार्प स्लोप है, टालूस डिपॉजिट है, पोटेंशियल रेफ्रिजरेंट डिटैचमेंट सर्फेसेज है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए जल्दी कंप्लीट करने वाला हूँ। इस तरीके के रेफरेंसेज हैं, इसको सबको पढ़ो और अटेंडेंस लगाओ, है ना, अटेंडेंस लगाओ और गूगल फॉर्म सबमिट करो, अटेंडेंस लगाओ। चलो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, 38 मिनट की, बट इट्स ओके।